नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको उपलब्ध कराते हैं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ढेर सारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में अगर हम आज की बात करें तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है फेफड़ों का कैंसर, इसके कारण, लक्षण एवं उपचार। और इस विषय पर जो हमारे साथ आज विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर विकास फोतेदार जी, जो एक अनुभवी और रिनोन्ड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी IGMC शिमला और कैंसर हॉस्पिटल का ये पार्ट है। तो सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी सर, जैसे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, आज के जो विषय है हमारे कार्यक्रम का, तो अगर हम कैंसर की बात करें, एक कॉमन सी टर्म हो गई है और आज के समय में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो कैंसर है एक एज अ बीमारी, ये काफ़ी फैल रही है। और इसके अगर हम बात करें कि क्या है कैंसर और किस तरह से ये फैल रही है और क्या इसका जो है कारण, अगर हम बात करें तो सर आप कृपया बताएं। अमित जी, अगर हम कैंसर एक रोग लें, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं, जैसे आप लोग सब लोग अवगत होंगे कि हमारी शरीर की जो संरचना है काफ़ी सेल्स, या इनको कोशिकाएं भी हिंदी में कहते हैं, उनसे कहीं किसी कोशिका में किसी कारणवश कोई अनियंत्रित तरीके से उसमें बंटवारा या डिवीजन हो जाता है, वो एक ट्यूमर का और बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। आम भाषा में ऐसा समझा सकता हूँ कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में फैलने लगती है या उनमें बंटवारा होता है, वो एक कैंसर होता है। तो कारण इनमें बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि कौन कौन से कैंसर्स कॉमन है हमारे हम ह्यूमन बीइंग्स में, कौन कौन से कैंसर कॉमन है। अगर हम पहले पुरुषों की बात करें, पुरुषों में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर है। दूसरे कॉमन कैंसर जो पुरुषों में देखा गया वो है प्रोस्टेट कैंसर, और तीसरा है छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर, और इसके बाद सिर और गले के कैंसर। ये कॉमन कैंसर पुरुषों में देखे गए हैं। अगर हम आज महिलाओं की बात करें, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर देखा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर देखे जाते हैं। और कुछ अंग जो महिलाओं में कॉमन है, जैसे यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर है, वो कॉमन कैंसर है। बच्चेदानी मुख का कैंसर है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो कॉमन है। अंडेदानी का कैंसर या ओवेरियन कैंसर, वो कॉमन है। बाकी जो पुरुषों और महिलाओं में जो अंग कॉमन है, जैसे सिर और गले के कैंसर और छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर और लंग कैंसर, अब देखा जा रहा है कि अमित जी कि कॉमन अब महिलाओं में भी लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर कॉमन है। तो हम उसी पे ही बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जैसे लंग कैंसर आपने कहा कि इतना कॉमन है, तो अगर हम डाटा की बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कितना कॉमन है, और अगर हम पूरे देश की बात करें और प्रदेश के भी अगर केस में संदर्भ में बात करें। जी अमित जी, अगर हम लंग कैंसर जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लंग कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है पुरुषों में। महिलाओं में भी अब पिछले एक डिकेड या पिछले 10 साल में देखा गया था, महिलाओं में भी कॉमन कैंसर देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद या दूसरे या तीसरे नंबर पे इसका नाम क्रम आता है। फेफड़े का कैंसर कॉमन कैंसर है। और अगर हम अपने पूरे विश्व की बात करो, अपने देश की बात करें, अगेन लंग कैंसर पुरुषों में कॉमनेस्ट कैंसर पाया जाता है। और अपने प्रदेश की भी बात करें, अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं दिन के, 10 में से करीबन 3 या 4 पेशेंट करीबन लंग कैंसर के हमारे, तो लंग कैंसर हमारे प्रदेश में भी कॉमन कैंसर देखा जाता है। जी, तो जिस तरह से आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक कॉमन बीमारी हो गई है आज के समय में, अगर हम बात करें इसके जोखिम कारकों की, तो अगर हम कारण या कारक कहें कि इसके किस वजह से जो है ये लंग कैंसर हो रहा है, तो सर उसके बारे में कृपया बताया हमारे दर्शकों को। हमें जी कॉमनेस्ट जो कारण है, जो सबसे कॉमन कारण देखा जाए वो है स्मोकिंग या धूम्रपान। ये सबसे कॉमनेस्ट कारण देखा गया है कि लंग कैंसर में। दूसरा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो वातावरण में आजकल प्रदूषण देखते हैं बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है, इनमें देखा है कि वातावरण पोल्यूशन सबसे कॉमनेस्ट कारण देखा गया है कि ये मेन कारण देखे कि लंग कैंसर के देखे गए कि स्मोकिंग, धूम्रपान और वातावरण पोल्यूशन, ये कॉमन कैंसर देखे जाते हैं, ये कॉमन कारण देखे जाते हैं लंग कैंसर के, इस कैंसर के होने के। जी, तो अगर हम, जैसे आपने वातावरण का पोल्यूशन भी कहा, एक पर्यावरण पोल्यूशन, ये किस तरह से कारक बनता है सर, और इसमें इस तरह से क्या चीज़ें हैं, यानी कि क्या कारण है इसके अंदर या कंटेंट्स है जिस वजह से जो है लंग कैंसर डेवलप हो रहा है लोगों में? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अमित जी आपने। सबसे देखिए हम जैसे
एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसको हम वातावरण का प्रदूषण कहते हैं, उसमें बहुत किस्म के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी फैक्ट्री से या धुएं में निकलती हैं। उनको हम बेंजपायरीन्स कहते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कॉमन इसमें पदार्थ देखे गए हैं, जो जिनकी वजह से देखा गया है कि वो लंग कैंसर के कारक बन जाते हैं। ऐसी स्मोकिंग या धूम्रपान जिसको कहते हैं, धूम्रपान में देखा जाते 3000 किस्म के रसायन होते हैं, जिसमें कॉमनेस्ट है निकोटीन, निकोटिनामाइन, बेंजपायरीन। ये कॉमनेस्ट कंटेंट यहाँ उसमें रसायन देखे जाते हैं, जिस कारणवश लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ, स्मोकिंग से खाली लंग कैंसर नहीं होता है। अगर लंग कैंसर ना भी हो तब भी हमारे यहाँ सिर और गले के कैंसर कॉमनली देखे जाते हैं। सिर और गले के, छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर देखे जाते हैं। इसके अलावा हृदय रोग कॉमनेस्ट कारण है हृदय रोग का, स्मोकिंग या धूम्रपान का। और इसके साथ साथ हम सांस के रोग, जिसको हम लंग डिजीज़ कहते हैं, जैसे COPD, ये कॉमन देखे जाते हैं कि हम स्मोकिंग की वजह से ये रोग भी देखे जाते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि जो धूम्रपान करते हैं, जैसे कि सिगरेट्स के माध्यम से या बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो इन लोगों को जो है ज़्यादातर खतरा रहता है कि वो लंग कैंसर डेवलप करें। पर सर, जो कई बार हम देखते हैं कि एक गैर धूम्रपान वाले जो है उनको भी डेवलप हो जाता है, तो उसके क्या क्या कारण रहते हैं? और क्या सिर्फ एक पर्यावरण पॉल्यूशन, जो आपने कहा पर्यावरण प्रदूषण, वही एक कारण है उसके लिए, या फिर कोई और भी कारण है उसका? देखिए, कॉमनेस्ट कारण मैंने देखा, जब हम लंग कैंसर पेशेंट देखते हैं, 90% लोगों में देखा जाता है कि स्मोकिंग हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। मतलब कहने के बाद जब हम उनको पूछते हैं कि जी आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बोलते हैं हाँ जी सिगरेट, कोई 2 साल से पी रहा है, कोई 5 साल से पी रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। ये कॉमनेस्ट कारण है स्मोकिंग। और दूसरी बात है कि नॉन स्मोकर्स में अगर मगर उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो धूम्रपान है, वो कॉमन कारण देखा गया। अगर वो सिगरेट ना पी रहे मगर प्रदूषण, जो वातावरण प्रदूषण है, उसकी वजह से भी इनको लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। एक आम धारणा जो लोगों में देखी गई थी, कहते हैं जी पैसिव स्मोकिंग। जी, पैसिव स्मोकिंग मतलब हो तो अगर मैं धूम्रपान कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, या आप धूम्रपान कर रहे हैं, मैं आपके साथ, जो नहीं भी कर रहा है उसको भी चांसेस रहते हैं कि लंग कैंसर होने के। जो पी रहा है उसको तो है ही है। तो इसलिए लोगों से आग्रह है, अगर आपके घर में कोई सिगरेट पी, कृपया उनको सिगरेट पीने से रोकिए, या उनके साथ ना बैठिए, उनको बोलिए एक स्पेसिफिक जगह में जाके, अगर मजबूरी है तब। पहली बात है उनको रोकिए। जी, तो अगर हम लक्षणों की बात करें सर, फेफड़ों के कैंसर की, तो किस तरह के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वो बताएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर श्रोताओं को, जो हमारे सुनने या देखने वाले हैं, अगर उनको पता चले कि लक्षणों के बारे में, तब हम इससे जल्द से जल्द डायग्नोज कर लेते हैं और इसका पूर्णतः इलाज होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, अगर हम लंग कैंसर की कोई भी कैंसर अगर हम जल्द से जल्द डायग्नोज करें, उसका पूर्णतः इलाज पॉसिबल है और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, अगर लेट स्टेज में आए तब इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता है। जो कॉमन लक्षण आपने पूछे, वो सबसे कॉमन लक्षण जो देखा जाता है लंग कैंसर में, वो होता है खांसी होना। खांसी जो महीने 2 महीने तक ठीक नहीं हो रही, अगर इलाज के बावजूद भी हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये लंग कैंसर ना बन रहा हो। और अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री या धूम्रपान की हिस्ट्री, ज़रूर शक करना चाहिए। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत हो, ये कॉमन लक्षण देखा जाता है। तीसरा जो कॉमन लक्षण है, खांसी के साथ खून आना, खांसी हो उसके साथ खून आ जाए, देखा जाता है कि ये भी कॉमन लक्षण है लंग कैंसर के। इसके अलावा अगर लेट बहुत एडवांस स्टेज हो, तब आवाज़ में बदलाव या छाती में दर्द, ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं लंग कैंसर के। यहाँ मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ देश और प्रदेश में ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक बड़ा कॉमन है। उसमें भी मिलते जुलते लक्षण होते हैं, सांस में दिक्कत होना, खांसी होना, खांसी के साथ खून आना। यहाँ ये भी है कि अगर इन लक्षणों से कोई आए, ये ना सोचे उसको कैंसर है, हमेशा देखना चाहिए कहीं ट्यूबरकुलोसिस ना हो पहले। तो इसलिए जांच कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। लंबे अरसे तक खांसी रहना, खांसी और वो दवाई से भी ठीक ना हो, खांसी के साथ खून आना और आवाज़ में बदलाव और सांस लेने में दिक्कत, ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं लंग कैंसर के। तो जैसे हम सर, आपने कहा कि ये जो लक्षण है, क्योंकि ये टीबी के भी लक्षण है, तो अगर हम प्रारंभिक पहचान की बात करें कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो क्या रहती हैं सर आपके यहाँ पे, और किस तरह से जो है आप पहचानते हैं कि एक्चुअली वो टीबी है या फिर वो लंग कैंसर डेवलप हो रहा है? देखिए अमित जी, ये बड़ा ऐसा प्रश्न है कि
हाँ, लंग कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण मिलते जुलते हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट टेस्ट करते हैं जो हर पीएचसी या सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपलब्ध है, वो छाती का एक्सरे किया जाता है। छाती का एक्सरे किया जाता है। छाती के एक्सरे में पता चलता है कहीं ये ट्यूबरक्लोसिस है या लंग कैंसर के में कि जैसे क्या एक्सरे दिखता है। उसके अलावा हम कुछ और टेस्ट करते हैं जिसमें हम कभी अगर ट्यूबरक्लोसिस का शक हो, हम उनके बलगम का जांच करा लेते हैं। अगर हमें अगर लंग कैंसर के लक्षण हो तब उनमें ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी करते हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन छाती का। कभी कभी हमें एमआरआई भी करना पड़ता है या कोई टेस्ट है जिसको पेट स्कैन भी कहते हैं, वो टेस्ट। मगर मिनिमम जो कैंसर है या कैंसर नहीं है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी। जी, सो जैसे आपने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी की जाती है, तो अगर इन दो टेक्निक्स की या टेस्ट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, और वर्तमान में अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कहाँ कहाँ फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से ये किए जाते हैं, तो उसके ऊपर। ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी अगर आप सिंपल भाषा में बात करूँ मैं, तो जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं पेट की या पेट की, वैसी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं हम फेफड़े की। उसमें एक एंडोस्कोप एक यंत्र होता है जिसको हम फेफड़े के अंदर डाल लेते हैं या फेफड़े के साथ में देखे उस पर अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी के चलते उसी टाइम हम एक बायोप्सी छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उस अगर ग्रोथ है या हमें कैंसर लगे उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, उसको बायोप्सी की जाती है। दूसरा आपका प्रश्न था ये आपकी सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है। ये हमारे आईजीएमसी में उपलब्ध है और टांडा मेडिकल कॉलेज में, और अब शायद एम्स में भी और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी इसको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरकार चली है। मगर एटलीस्ट आईजीएमसी और क्या नाम है टांडा मेडिकल कॉलेज में तो ये उपलब्ध है। जी सर, हम एक चीज़ इसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे हम कैंसर के बारे में अगर देख रहे हैं कि काफ़ी विस्तार हो रहा है और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, तो अगर हम देखें कि वर्क फोर्स की जो है कमी भी कई बार देखने को मिलती है, तो जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें अगर हम वर्क फोर्स या स्पेसिफिकली अगर हम डॉक्टर्स की बात करें जो स्पेशलिस्ट हैं, तो विशेषज्ञों की जो कमी है उसको आप कैसे देखते हैं, और कितने जब लगभग अगर हम बात करें अगर स्टैटिस्टिकली भी कि कितने डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल है एज पर कि कितने पेशेंट्स जो आते हैं, देखिए क्योंकि काफ़ी बर्डन रहता है सर आईजीएमसी पे, जैसे हम जानते भी हैं। बिल्कुल, तो पेशेंट्स का काफ़ी बर्डन है। जी, बर्डन है, मगर हमारे यहाँ अब पहले जो 5-7 साल पहले 10 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एमडी कोर्स भी चले हुए हैं। हमारे नए नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अब हर जिला अस्पताल या एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज पे तो उपलब्ध हैं ही हैं, पर अब वहाँ मशीनरी का उपलब्ध होना वो उसमें थोड़ा सा वो कॉस्टली अफेयर है। सरकार उसमें प्रयत्नशील है, अवेलेबल हो जाएगी। मगर स्पेशलिस्ट की है कि हमारे हर साल कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट निकलते हैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे या हमारे मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो ये एटलीस्ट हमारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। जी, और जाहिर सी बात है कि जब अवेलेबिलिटी है तो लोग जो हैं वो आराम से जा सकते हैं और अपना जो प्राथमिक उपचार है या हम स्क्रीनिंग कहें तो इजीली हो सकती है। बिल्कुल जी, तो अगर हम लंग कैंसर की बात करें सर, तो स्टेजेस हम जिसमें कहते हैं कि स्टेजेस जो थी उसकी कौन कौन से चरण हैं, अगर हम बात करें 1 2 3 4 कहते हैं कि ये कम स्तर का है या ज़्यादा स्तर का है, तो कैसे पता लगाते हैं सर, और कैसी कैसी स्टेजेस रहती हैं? जैसे अमित जी मैंने बताया आपको कि जब कोई मरीज़ हमारे पास या कोई ये मरीज़ हमारे पास आके इन लक्षणों से आता है, सांस लेने में दिक्कत हो या खांसी काफ़ी समय तक हो या हमारे खांसी के साथ खून आता हो, तो हम पहला मैंने बोला एक्सरे कराते हैं, और मैंने बाकी टेस्ट भी गिना दिए आपको। खून के टेस्ट भी किए जाते हैं, सीटी स्कैन भी किया जाता है, या कभी कभार हमें पेट स्कैन की भी ज़रूरत पड़ी। इन टेस्टों की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सी स्टेज का है। सामान्यतः हम हर कैंसर को, ज़्यादातर कैंसर को हम स्टेज 1 से स्टेज 4 तक बनाते हैं। स्टेज 1 2 3 एंड 4, स्टेज 1 2 3 और 4, 1 और 2 को हम अर्ली स्टेज कहते हैं और 3 और 4 को हम लोकली एडवांस और एडवांस स्टेज कहते हैं। तो सामान्यतः हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1 से लेकर 4 तक। जी, तो और इन स्टेजेस में क्या क्या लक्षण दिखते हैं सर आपको, और जो पेशेंट है उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं? लक्षण जैसे मैंने गिना दिया आपको, लक्षण वही है, साइन एंड सिम्टम वही, खांसी रहना, खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत है या खांसी के साथ खून आना हो। स्टेज 4 3 और 4 में कुछ जो डिजीज़ है वो लोकली एडवांस फैल जाती है। स्टेज 4 में तो शरीर के कई अंगों में फैल जाती है बीमारी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के यही सब टेस्ट रहते हैं, जैसे मैंने गिना दिए, छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और क्या ना पेट स्कैन, इनकी वजह से हमें स्टेजेस का पता चलता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर अमित जी अगर हम
पेशेंट को पकड़े, तभी या उनका डायग्नोज किया जाए, तो वो बीमारी उनकी पकड़ में आ जाए, तो ये पूर्णतः ठीक होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, अगर अर्ली डायग्नोसिस करें तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर लोकली एडवांस स्टेज 3 और 4 में, तो उसमें इलाज पॉसिबल है, मगर उसमें सर्वाइवल इतना ज़्यादा नहीं है जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में। जी, तो हम इसके इलाज पे आते हैं डॉक्टर साहब। जैसे हम आपने बात की कि इलाज संभव है, तो अगर स्टेजेस 1, 2, 3, 4 की आपने बात की, तो किस स्टेज पे जो है उपचार शुरू होते हैं, और उपचार कौन कौन से उपचार है लगभग, जिसको आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अमित जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास उपचार के 3 या 4 तरीके हैं। एक तो शैल्य चिकित्सा, जिसको हम सर्जरी कहते हैं, कीमोथेरेपी दवाई की मदद से करते हैं, रेडिएशन थेरेपी या विकिरण से थेरेपी, और अब इम्यूनोथेरेपी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से उसका भी हम प्रयोग करते हैं लंग कैंसर को ठीक करने में। जैसे मैंने पहले बताया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में शैल्य चिकित्सा या सर्जरी पॉसिबल है। अगर जो अंग में या जिस फेफड़े के पार्ट में बीमारी हुई है, अगर उसको निकाल दिया जाए, उसके बाद हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, ये पूर्णतः ठीक होता है। स्टेज 3 और 4 में, अगर स्टेज 3 में बात करें हम, तब उसमें हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ही पॉसिबल हो जाता है, सर्जरी उस स्टेज में पॉसिबल नहीं है। स्टेज 4 में खाली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का ही रोल रहता है। मुख्यतः 4 मैंने बता दिए तरीके ट्रीटमेंट के, एक सर्जरी, एक कीमोथेरेपी, एक रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली जो कीमोथेरेपी है, इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, और रेडियोथेरेपी में भी यथास्थिति ही है लगभग। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कैसे होते हैं सर, और किस किस तरह से दिखते हैं, और इनका अगर निदान बोलें या इसके लिए कहें कि ना आए या बहुत कम आए, मिनिमाइज़ करें अगर इन्हें, तो कैसे किया जाता है और कितने लेवल तक ये रहते हैं? देखिए, पहली बात में जो ये कीमोथेरेपी है, इनके जो रेडिएशन थेरेपी, ये टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये कुछ समय तक रहते हैं, जब तक हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी देते हैं। तो उसके बाद जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई, ये लक्षण बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, सब रिवर्स हो जाते हैं। तो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, वो कीमोथेरेपी देखे गए, भूख कम लगना, बाल कभी कभार कई लोगों के बाल भी गिर जाते हैं, भूख कम लगना, खून की कमी हो जाना, ये कॉमन लक्षण देखे गए हैं कीमोथेरेपी के। रेडिएशन थेरेपी के भी मिलते जुलते लक्षण हैं, कभी कभार बाल गिर जाते हैं, भूख कम लग जाती है, ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। पर मैं श्रोताओं को फिर बताना चाहता हूँ, ये लक्षण टेम्पररी है। जब तक हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन दें, तो उसके बाद जब हम रोक लें, ये लक्षण बिल्कुल ठीक सामान्य ठीक हो जाते हैं। जी, तो जैसे हम हमेशा सुनते हैं सर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये तो रही ट्रीटमेंट की बात की, इस तरह से ट्रीट किया जाता है अगर किसी में हो जाता है। पर अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, क्योंकि एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है ये, क्योंकि हम स्मोकिंग कर रहे हैं या कहीं पॉल्यूशन में एक्सपोजर है, उस वजह से हमें ये हो रहा है, तो हम लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाएँ और कैसे जो है हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सर, उस पर कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमें पता है कि कारण क्या है, अगर लंग कैंसर की बात करें तो स्मोकिंग, मैं देखा 90% लोगों में स्मोकिंग की पॉजिटिव हिस्ट्री होती है। अगर लोग स्मोकिंग से शायद अगर दूर हटें या स्मोकिंग ना करें, शायद लंग कैंसर शायद चांद होने के चांसेस हो ही ना। अगर लंग कैंसर ना हो, मगर बाकी कैंसर, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू करें, लंग कैंसर ना भी हो, तो सिर और गले के कैंसर या हृदय रोग हो सकते हैं। तो ये पहली बात है कि लाइफस्टाइल में अगर धूम्रपान कर रहे हैं, धूम्रपान को रोकिए। धूम्रपान पहला काम है कि धूम्रपान रोके। और दूसरी बात है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सरकार बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत है, तो उनमें हो सके तो अगर जहाँ पोल्यूशन कम हो, उन जगहों पे काम करें, या पोल्यूशन कम करने के जो सरकार मेजर्स ले रही है, पोल्यूशन अगर कम हो, शायद ये बीमारी कम हो जाए या बिल्कुल ना हो। जी, सो जैसे आपने थेरेपीज़ की बात की ट्रीटमेंट में, जिसमें आपने कहा कि इम्यूनोथेरेपी भी है, तो इस तरह से सर एक टारगेटेड थेरेपी भी है, इम्यूनोथेरेपी भी है, तो ये किस तरह से हेल्प करती हैं सर आपके जो रोग है उसके निदान करने में, और बाकी जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी बोले उससे अलग भिन्न कैसे है? देखिए, टारगेट थेरेपी या इसको जो इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम में ही अटैक करते हैं। देखा जाता है कि जो ये कैंसर सेल्स हैं, ये इम्यून सिस्टम को इवेड करती हैं, इम्यून सिस्टम को से बच जाती हैं, तभी ये अपने आप में बंटवारा शुरू हो जाता है। इम्यून थेरेपी में ऐसी थेरेपी है जो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके उन सेल्स को उसी टाइम रोक लेती है, उनको बंटवारा होने से रोक लेती है जब वो उस सिस्टम में आ जाए। तो इम्यूनोथेरेपी एक नई थेरेपी है, जिसकी वजह से हम नया ट्रीटमेंट, ये पिछले 5, 7, 10 साल से ही शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी है, जिसकी वजह से हम इन कैंसर सेल्स या कैंसर को
की रोकथाम कर सकते हैं। जी, और जिस तरह से हम आज के समय में देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है और पर्यावरण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो सर सिंड्रोम्स की जो है आवागमन हम देखें ज़्यादा है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ हो जाती है। जी, तो जो लंग कैंसर है, क्या इसके साथ में कोई और भी खतरे हैं एक साथ डिजीज़ होने के, या सिर्फ ये एक इंडिविजुअल डिजीज़ अपने आप में बनी रहती है? नहीं, मैंने अमित जी पहले भी 1-2 बार आप ये मेंशन किया कि खाली लंग कैंसर मैंने बोला स्मोकिंग ही मेन कारण है इसमें, धूम्रपान। तो इसकी वजह से कई और सिंड्रोम तो हम नहीं बोल पाएंगे, मगर बाकी रोगों को रोग होने के भी पूरी संभावना रहती है, जैसे सिर और गले के कैंसर, हृदय रोग या सांस के रोग, या पेट के रोग या पेट के कैंसर। ये कॉमन देखा जाता है। इसके साथ सिंड्रोम तो नहीं बोलेंगे, मगर यह बोलेंगे चांसेस ऑफ अदर कैंसर्स आर हाई विद स्मोकिंग। जी, एक मतलब यानी कि नंबर ऑफ डिजीजेज जो हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं बिल्कुल इससे ग्रसित है। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा अगर जैसे आपने लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, तो लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए एक आदमी को? एक तो स्मोकिंग आपने कहा, पर ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अगर आप बताना चाहें कि कोई भी किसी भी तरह का जो कैंसर है वो आदमी जो है वो ना करे, उसमें वो ना इन्फेक्ट हो, या उसको ना डेवलप करे अपने शरीर में, तो उसके लिए क्या रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य जैसे योगा हुआ, अपनी एक्सरसाइज करते रहे, और आपने हेल्दी फूड खाना है, आपने जंक फूड नहीं खाना है। जैसे आपका आजकल प्रचलन चला हुआ कि फास्ट फूड खाने का, बहुत सारी स्टडीज़ अभी चली हुई है कि देखा गया कि इनमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के, लंग कैंसर नहीं, कोई और कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हमेशा आप हाइजीनिक फूड खाएं और आप अपना स्मोकिंग से दूर रहे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से दूर रहें, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों का निदान हो सकता है, जिसमें लंग कैंसर भी एक है। जी, और जैसे कई बार सर लंग्स रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो उसमें जो इंसान है या जो लोग हैं वो स्टीम देते हैं या कुछ स्पेसिफिक टाइप का कुछ कपूर डाल के कुछ ऐसी देसी रेमेडीज़ करते हैं, तो कितनी कारगर हैं सर अगर हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के केस में भी बोलें, या फिर अगर उसके लंग कैंसर ही है तो वो कैसे स्टीम दी जा सकती है? लंग कैंसर में ऐसा अमित जी नहीं है कि भाई कपूर वगैरह ये जो होममेड। हाँ, अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो या छोटा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या जुकाम खांसी, उनमें देखा गया कि कारगर, अगर हम उनमें भी हम बोलते हैं कि हम गरारे करिए, स्टीम लीजिए, मगर लंग कैंसर में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसकी वजह से ये रुक पाएगा। तो कई बार जैसे हम कैंसर देखते हैं डॉक्टर साहब कि वो कई बार जेनेटिक भी होते हैं, आनुवंशिक तौर पे भी जो है आदमी कर लेता है, उनको मतलब हो जाती है उसे डिजीज़। तो उसके जेनेटिक कारण अगर आप बात करें तो लंग कैंसर के क्या हैं जेनेटिक रीजंस भी, या फिर वो सिंपली हम स्मोकिंग ही एक मेन तो स्मोकिंग ही है। रिसर्च चली हुई है कि जिसमें जेनेटिक कारण तो नहीं, अभी तो प्रूवन कोई जेनेटिक रीज़न नहीं दिया हुआ। नहीं तो मैं आपको पहले गिना देता कि लंग कैंसर के जेनेटिक कारण पे। जेनेटिक कारण देखे गए कि ब्रेस्ट कैंसर में, जेनेटिक कारण दिया गया कि बड़ी आंत के कैंसर के, इनमें देखा गया कि इनमें जेनेटिक कारण देखे गए हैं कि इनमें, और लंग कैंसर में अभी प्रूवन कहीं नहीं है। रिसर्च काफ़ी चली हुई है, और मेन फिर बताना चाहता हूँ स्मोकिंग एंड पोल्यूशन मेन रीजन है लंग कैंसर है, फेफड़े के कैंसर। यानी कि जीन थेरेपीज जैसी कोई थेरेपीज का अभी उतना स्कोप नहीं है, पर धीरे धीरे वो भी खाली लंग कैंसर में नहीं है, बाकी कैंसर्स में है जी, बाकियों में ये सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो सर अगर आप संदेश देना चाहें अंत में हमारे दर्शकों को कि कैसे जागरूक रहें और कैसे जो है लंग कैंसर या किसी भी अन्य तरह के कैंसर से बचा जाए, तो उसके बारे में कृपया बताएं। अमित जी, मेरा तो संदेश यही रहेगा कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखिए, तो क्विट स्मोकिंग छोड़ दीजिए। और दूसरा कि अगर जो लक्षण मैंने गिना दिए, काफ़ी समय तक खांसी रहे, खांसी के साथ खून आए, खून से बलगम और खून आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, अपना ज़रूर नज़दीक हॉस्पिटल में चेकअप कराए। अगर हम लंग कैंसर या कोई भी कैंसर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो इसका पूर्णतः इलाज होता है। आज लोगों में ये है कि किसी को कैंसर हो गया कि कैंसर से ऐसा अब कोई इलाज नहीं है, मगर अगर अर्ली डायग्नोज या जल्द से डायग्नोज किया जाए, ये बिल्कुल ठीक होने वाला रोग है। यानी कि दर्शकों को या जो भी इंसान है उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है, और जब भी उन्हें थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखें तो वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, अपना चेकअप करा के, अगर हो सके तो डायग्नोज करा के इसका पूर्णतः इलाज होता है। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आशा है कि आप आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।